नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 जून। आज हम लोग देखेंगे कि दैनिक क्विज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सूरीनाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। यह दक्षिणी अमेरिकी के उत्तरी भाग में स्थित है। 1975 में स्वतंत्रता मिलने से पहले यह एक डच उपनिवेश था। भारतीय मूल के लोग सूरीनाम में सबसे बड़ा जाति समूह बनाते हैं। यह कथन आपके सामने है। अब देखिए, यहां पर सूरीनाम ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करा है, जिसको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, नाम जरूर याद रखिएगा, इससे सम्मानित करा गया है, जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हो। इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई है। अब यहां पर एक और चीज आपको जाननी है कि इंडिया सूरीनाम के रिलेशंस के बारे में, कि सूरीनाम में जो भारतीय लोग थे ना, उनके आगमन की 150वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। 1873 में ऐसा कहा जाता है पहली बार भारतीय लोग जो थे वो सूरीनाम गए थे। यहां पर एक स्मारक भी बना हुआ है जिसको बाबा माई स्मारक कहते हैं। ये पहले व्यक्ति थे, बाबा और माई, जो भारतीय व्यक्ति थे जो पहली बार सूरीनाम में गए थे। तो इनके स्मारक में भी हमारे राष्ट्रपति गए थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। वापस अपने प्रश्न पर लौटते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है, एकदम सही कथन है। 1975 से पहले यह डच उपनिवेश था, यह भी एकदम सही है। और भारतीय मूल के लोग जो हैं वो सबसे बड़ा जाति समूह बनाते हैं। तो यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत आगमन में ITCZ का विस्थापन एक प्रमुख कारक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, मतलब वहां पे वर्षा नहीं होती है। मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम से नहीं बल्कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशाओं से प्रवेश करता है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, ज्योग्राफी का ये स्टैटिक प्रश्न है, इसको सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे। यहां पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक घोषणा करी गई है कि केरला में मॉनसून जो है वो थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं और अरेबियन सी में एक साइक्लोन के डेवलप होने के चांसेस हैं। अब हमको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जब हम लोग बात करते हैं तो वो सब सर्वप्रथम केरला में हिट करता है और उसके बाद इसकी दो शाखाएं कट जाती हैं। एक शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है और दूसरी अरब सागर की शाखा। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, बेसिकली दक्षिण पश्चिम जो ये पवने हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्योंकि इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। अब ये आपको पता है कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसको क्रॉस करने के बाद ये अपनी दिशा क्लॉकवाइज बदल लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ITCZ है उसका विस्थापन उत्तर की तरफ होता है और यही जब शीत ऋतु आती है तो ITCZ का विस्थापन दक्षिणी दिशा में होता है। तो ITCZ का विस्थापन भी दक्षिण पश्चिम मानसून में एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, जो तमिलनाडु का तट होता है इसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, अगर आप तमिलनाडु के तट को देखोगे तो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस तरीके से पैरेलल निकलती है। तो ये हल्का सा यहां पर जो आप देखते हो ना गैप, उसकी वजह से यहां पे वर्षा नहीं होती। तो ये भी कथन एकदम सही हो जाएगा। जब पश्चिम बंगाल में यही बंगाल की खाड़ी की शाखा एंटर करती है तो इसकी दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व हो जाती है। राइट, दक्षिण से पूर्व हो जाती है। तो इसको एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि या तो दक्षिण से या दक्षिण पूर्व दिशाओं से प्रवेश करता है। तो ये वाला कथन भी एकदम सही हो जाएगा। यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय दंड संहिता में धारा 124A जोड़ी गई थी। अब धारा 124A नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा, हम लोग सिडिशन की बात कर रहे हैं, राजद्रोह इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, बेसिकली ब्रिटिश के टाइम पे ना जो सरकार होती थी तो वो कोई भी पॉलिसी बनाती थी तो लोग यदि उसका विरोध करते थे तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो उसके विरोध को दबाने के लिए कि हमारी पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, वो लॉ लाए थे। 1837 में जब बात करी जाती है तो पहली बार मैकाले के द्वारा इसको तैयार किया गया था। बट IPC बना कब है? IPC बना है 1860 में। तो 1860 में इसको शामिल नहीं करा गया, इसको बेसिकली शामिल करा गया 1870 में। और उस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर 2 बार राजद्रोह का चार्ज लगा, गांधी जी के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर। अब बेसिकली अगर राजद्रोह के डेफिनेशन आज के कानून में देखेंगे तो सरकार के प्रति या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से, किसी संकेतों के रूप से या दृश्यों के माध्यम से कोई साइन बनाकर घृणा या अवमानना को फैलाना, जिससे कि देश की एकता पर सवाल उठ जाएगा या फिर देश की जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, तो फिर उसको सिडिशन का केस समझा जाता है। गैर जमानती वारंट होता है, 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की इसमें सजा होती है। यदि कोई सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो वो भी इसकी समाप्त हो जाती है। पासपोर्ट वगैरह को भी यहां पर जब्त कर लिया जाता है। तो कुछ ये बेसिक चीजें, इनको जरूर याद रखिएगा। तो इस
प्रश्न का बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड मेयो। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस एडिशन के ऊपर एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे सुरक्षा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, यह प्राधिकरण देश में गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड में एक आर्टिकल है कि व्हाट इज द CRS। CRS को बेसिकली कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी कहते हैं, रेलवे सुरक्षा आयोग। इसको बनाया गया था रेल अधिनियम 1989 के अंडर में। इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि रेलवे दुर्घटनाएं जो होती हैं इनकी जांच पड़ताल करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ये आयोग आता है, ना कि रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को रिपोर्ट नहीं करता है, तो ये रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। कथन गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, एकदम सही है, और ये गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार है, ये भी कथन एकदम सही है। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए, 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? आपके सामने यहां पर एसोसिएशंस दे रखी हैं, जैसे कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, टैबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसको करने का प्रयास करिए। अब केशव चंद्र सेन के बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इंडिया में जो सबसे सम्मानीय समाज सुधारक हुए थे, तो उनमें इनका नाम काउंट होता है। एक तरीके से इनको दार्शनिक भी कहते हैं, ब्रह्म समाज से ये जुड़े हुए थे। जब केशव चंद्र सेन का नाम आता है तो बाल विवाह, इसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार किया था। विधवा पुनर्विवाह की बात करें, अंतर जातीय विवाह की बात करें, इसकी वकालत करी गई थी। इन्होंने एक भारतीय सुधार संघ, इसकी स्थापना करी थी, जिसको इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली जो मुद्दे उठाए जाते थे वो महिला सुधार को लेके थे, उनकी शिक्षा को लेके थे। तो अब तक आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बात करते हैं, तो ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बनाई गई थी, ना कि केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ये वाला एसोसिएशन गलत हो जाएगा। बाकी दोनों एसोसिएशन केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित करे गए थे, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए, आज के तथ्य पे नजर डालते हैं। PACS और PMJAK दोनों के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं। आज आपको संक्षिप्त रूप से एक बार और रिवीजन करा देता हूं। देखिए, पहली चीज तो जान लीजिए कि इस न्यूज चर्चा में क्यों है। यहां पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में 2000 PACs जो हैं, ठीक है, इनको बोला गया है कि आप क्या करेंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की परमिशन दे दी गई है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जो ऑलरेडी PACs हैं, अब वो भी क्या एक्स्ट्रा रोजगार डेवलप करने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। और इन 2000 जो खोले जाने, उसमें से 1000 तो अगस्त तक ही खोल दिए जाएंगे और बाकी के 1000 इस साल के दिसंबर तक खोल दिए जाएंगे। इससे यहां पर क्या होगा, फायदा PACs जो हैं उनकी आय बढ़ने के और प्लस रोजगार के अवसर यहां पर लोगों को मिलेंगे। और बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर PACs जन औषधि केंद्र खोल लेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं ना, उनको दवाइयां जो हैं वो सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो जाएंगी। अब एक संक्षिप्त रूप से आपको बताता हूं कि जो PACS होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, ये एक तरीके से सहकारी ऋण संस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब ये ऋण क्या होता है इनका, ये अल्पकालिक ऋण देते हैं किसानों को, ठीक है। कृषि के लिए ये ऋण दिया जाता है, कृषि से जुड़े हुए और भी जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए दिया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर ये कार्य करती हैं। किसान के अंदर या सदस्यों के अंदर बचत की आदत को लगाना, उचित मूल्य पर सेवाओं की आपूर्ति करना, ये सारा काम PACS का होता है। अगर यहीं पर आप जन औषधि केंद्रों की बात करोगे तो यहां पर इनके लिए बोला जाता है कि जैसे 3 महंगी ब्रांडेड जो भी दवाइयां हैं, ठीक है, उसके औसत मूल्य का 50% से कम इन दवाइयों को बेचा जाएगा। और कई केसेस में तो 80 से 90% तक की जो कीमत होती है वो कम होती है। तो सोच के देखिए, जो ब्रांडेड दवाइयां होती हैं उनसे कितनी कम कीमत पर और सेम केमिकल मुहैया कराया जाता है, तो हर व्यक्ति तक इस दवाई की पहुंच होती है। और दूसरा, जो व्यक्तिगत बिजनेसमैन होते हैं, किसी को अगर जन औषधि केंद्र खोलना है तो उसके लिए भी एक रोजगार का अवसर सरकार के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। सरकार ने एक टारगेट बना रखा था कि 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने हैं। अगर अभी की बात करो तो 9400 से अधिक जन औषधि केंद्र ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर यहां पर देखिए क्राइटेरिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार नजर डाल लो इसको कि इसमें कितना चीजें चाहिए। कम से कम 120 वर्ग फुट का स्थान होना चाहिए, आवेदन करने के लिए 5,000 रुपए होने चाहिए। बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 50 to 90% तक यहां पर जो दवाइयां दी जाती, जिनको जेनरिक दवाइयों के नाम से जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है।
जो भी ये खोलना चाहते हैं तो उनको डी फार्मा या बी फार्मा क्वालिफिकेशन उनके साथ होनी चाहिए। तो ग्रामीण परिवारों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है सरकार के इस निर्णय से। चलिए 2 प्रश्न आपसे पूछता हूं। सूरीनाम के बारे में आज हम लोगों ने जाना, तो मेरे को बताइए सूरीनाम के ना पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उन सबके नाम बताइए। अब मैं ऐसे मैपिंग से भी आपसे प्रश्न पूछने की आदत डालूंगा। और दूसरा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये कौन निकालता है, क्या स्थान है भारत का। दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आपको आज का सत्र अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।